हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 19 नवंबर का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चों, उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाइए और आपके जो मंथली ये जो आपका त्रैमासिक परीक्षा जो हुआ प्यारे बच्चों उसी बेस पर रहेगा क्वेश्चन। हाफ ईयरली यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसमें भी उतना ही क्वेश्चन रहेंगे जो पहले आपका त्रैमासिक में रहता है, एकदम सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा। बस थोड़ा सा चैप्टर बढ़ेगा, चैप्टर आपका दोगुना हो जाएगा। जैसे पिछला बार 8 आपका 4 चैप्टर से था, तो इस बार आपका 8 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका 8 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, 8 चैप्टर जितने भी है उसको तक कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में 8 चैप्टर तक पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो पूरे मन से देखिएगा प्यार बच्चों। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा तो व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करेगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरे मन के साथ देखिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना पता हो यही कहूंगा स्टार मार के लिख दो, ताकि आगे चल के जो है ना उसको बार बार आप लोग रिवाइज कर सके और उसको अच्छे तरीके से याद कर सके, ठीक है। और जो चैप्टर वाइज क्लास करते एकदम अच्छे तरीके से करते चलिए। अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करना है या आप लोग चाहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए, तो मेन जो आपका बढ़िया कर सकता है आपको एग्जाम को, वो है आपका चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज एग्जाम नहीं छोड़ना है, एकदम लगातार मेहनत करना है। तो चलिए प्यार बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है, फटाफट आइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते जाइए। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि जल कैसा पदार्थ है। जो जल है, जल कैसा पदार्थ है। तो जल है मेरे प्यार बच्चों कैसा पदार्थ, बता दो। जल जो है कैसा पदार्थ है। व्यंजन कैसा पदार्थ है, बताओ ये सब कौन सा पदार्थ है। तो ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, डायमैग्नेटिक होता है। जल की बात करेगा, अगर व्यंजन की बात करेगा तो प्रतिचुंबकीय होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सेथिल, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जल कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भले ही ये सब आपका प्यार बच्चों एग्जाम में नहीं पूछा लेकिन मोस्ट एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पहले से मॉडल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आयोडीन कैसा क्रिस्टल, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आयोडीन ये कैसा पदार्थ है, बताओ। आयोडीन जो है ये आणविक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है, आणविक होता है। देखो आयोडीन हो गया, बर्फ हो गया, CO2 हो गया, CCl4 हो गया, ये सब कौन सा पदार्थ है, तो आणविक ठोस हो गया। जैसे CO2 पूछेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आणविक ठोस है, ठीक है। CCl4 की बात करेगा पायरिन के, तो ये भी आणविक ठोस है। आयोडीन भी आणविक ठोस है, बर्फ भी आणविक ठोस है। तो इतना 4 वो एग्जाम्पल याद रखोगे ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसी में से आ जाएगा जितना पढ़ा रहे हैं। इसलिए सब बोलते हैं कि 70 में आपका एकदम गारंटी है कि 60 से 65 को ऑब्जेक्ट लड़ जाएगा। एग्जाम के बाद प्रूफ दिखा देंगे, बस मेहनत से आज पढ़ लीजिएगा तो कल के दिन एकदम दौड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। और देख लीजिए थोड़ा सांस वाला क्रिस्टल में कौन होता है, तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। तो ध्यान में रखते होंगे आप लोग, एकदम रटवा देंगे बस मेहनत से याद करते। तो चलिए रोज क्लास में तो आइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष प्रदर्शित कौन करता है। तो फ्रेंकल दोष, शॉर्ट के दोष दो ये को क्रिस्टल प्रदर्शित करता है। पहला प्यार बच्चों फ्रेंकल दोष क्रिस्टल दोष जो प्रदर्शित करता है वो आपका प्यार बच्चों AgBr करता है। AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये फ्रेंकल और शॉर्ट के दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। कौन, तो ये आपका फ्रेंकल दोष और क्रिस्टल दोष दोनों सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका उपयोग फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। ये सब थोड़ा बहुत याद रखना है। और फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है, इसलिए राइट आंसर आपका बी नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि चतुष्फलकीय में त्रिज्यानुपात कितना होता है। त्रिकोणीय में त्रिज्यानुपात कितना होता है, 0.155। त्रिकोणीय में, षटकोणीय अष्टफलकीय में कितना होता है, 0.414। यानी कि ये त्रिकोणीय हो गया, ये आपका हो गया प्यार बच्चों किसमें, 0.414। ये जो होता है प्यार बच्चों लगभग होता है अष्टफलकीय में, लेकिन चतुष्फलकीय में जो होता है 2.225 होता है। इनके 2.225 जो है चतुष्फलकीय में त्रिज्यानुपात होता है। और चतुष्फलकीय में कितने गोलों की आवश्यकता होती है, तो इसमें 4 गोलों की आवश्यकता इस प्रकार से होती है। इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। और चतुष्फलकीय में समन्वय संख्या 4 होता है, त्रिकोणीय में 3 होता है, उसमें 3 गोलों की आवश्यकता होता है। अष्टफलकीय में 6 गोलों की आवश्यकता होता है, इसलिए उसकी समन्वय संख्या 6 होती है और उसका त्रिज्यानुपात ये होता है, ठीक है। लेकिन हमसे चतुष्फलकीय की बात किया जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सरल इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत कितना है। कितना आसान क्वेश्चन आ गया। सरल इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत यानी कि एससीसी की बात किया जा रहा है। एससीसी में जो खाली जगह जो रहता है वो आपका लगभग 52% भरा हुआ रहता है। और रिक्ते की बात किया जाए वायट का तो वायट इसमें 48% होता है। कितना होता है 48%। तो 48% देख लीजिए खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है 48। किसमें एससीसी। एससीसी सेल क्या है वैसा इकाई सेल जिसमें क्या इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो तो वैसे सेल को इकाई सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका इस प्रकार से है वैसा इकाई सेल जिसमें वैसा इकाई सेल जिसमें इकाई सेल के कोने पर हो। देखो कोने पर सिर्फ आपको दिख रहा है ना तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या चीज बोलेंगे सरल इकाई सेल। इसको साधारण सेल भी कहते हैं। तो ये सब चीज है जो आपको खुद भैया खुद याद रखना चाहिए। और एससीसी की जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है और समन्वय संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। तो ये सब छोटा छोटा बातें जो आपको परेशान करेगा तो आप लोग को ध्यान रखना है मेहनत करना अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जितना ही बेसिस हम आपको बताते हैं करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसका 8:8 का ओप संयोजन होता है। मतलब 8:8 का समन्वय संख्या किसमें पाया जाता है तो वो सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है। किसमें सीजियम क्लोराइड। इसकी संरचना कैसी होती है तो बीसीसी होती है। और बीसीसी वैसा इकाई सेल होता है जिसमें इकाई सेल के कोने के अलावा केंद्र में भी होता है। उसको बेसिस इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो जितना भी करवाता हूँ जो नहीं पाता रहता मैं यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तैयार करते चलो और कुछ नहीं कहूंगा आपसे ठीक है। बस मेहनत करो उसके सिवा कुछ नहीं ठीक है। और इसके केंद्र में एक रहता है ये वाला गोला ठीक है। तो बस इतना ही है वैसा इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावा एक केंद्र में भी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए पिंड केंद्रित इकाई सेल। और ये 8:8 का उदाहरण दो है सीजियम क्लोराइड हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण। देखो अक्रिस्टल ठोस कौन होता है जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता जिसको तोड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएगा एकदम चिकना चिकना हो जाएगा चूर चूर होके ठीक है। तो क्रिस्टल को ही बेरवादार ठोस भी कहा जाता है या क्रिस्टल हीन भी कहा जाता है या समदैशिक भी कहा जाता है। बड़े सारा नाम है ठीक है। आभासी ठोस भी कहा जाता है। तो बताओ क्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है तो कांच रबर प्लास्टिक बहुलक ये सब जो है कांच का उदाहरण। इतना पूरा ज्ञान मैं आपको दे दे रहा हूं अगर इतना ध्यान पूर्वक सुन के लिख लोगे तो मैं कहता हूँ 70 ऑब्जेक्टिव की जगह 500 ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा ठीक है। 350 प्लस प्लस ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है तो कांच हो जाएगा। ध्यान रखो सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक के क्रिस्टल है जो कि ये वाला नहीं होगा। ये जिंक सल्फाइड का तो कोई काम नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड का भी कोई काम यहाँ पर नहीं है ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो क्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है। क्रिस्टल ठोस का उदाहरण कौन है। क्रिस्टल का मतलब बेरवादार ठोस वैसा पदार्थ जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है और इसका द्रव्यनांक व क्वथनांक निम्न होता है और इसे समदैशिक कहा जाता है। बहुत सारा नाम है ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्रिस्टल ठोस उदाहरण है। तो ये कांच वही चीज आ गया दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोजक क्रिस्टल है। देखो संयोजक क्रिस्टल होता है हीरा होता है ग्रेफाइट होता है सिलिका होता है। ये सब जो होता है क्या चीज होता है तो ध्यान रखना ये सब आपका प्यार बच्चों संयोजक क्रिस्टल यानी कि कोवैलेंट परमाणुओं के द्वारा ये सब जुड़ा होता है। जो संयोजक क्रिस्टल होता है प्यार बच्चों परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है। बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं कहेंगे कि जो संयोजक क्रिस्टल है प्यार बच्चों आपका परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है। तांबा प्रतिचुंबक नहीं होगा ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा लोहा भी नहीं होगा ठीक है। हीरा ग्रेफाइट सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास मैंने फिर बोल दिया सिलिकॉन कार्बाइड ठीक है। ये सब क्या चाहिए संयोजक क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज ग्लास तो क्रिस्टल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म किसका आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है भाई एकदम बढ़िया से आप लोग को पढ़ा चुके हैं एजीबीआर ठीक है। तो एजीबीआर मिला लो ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आएगा ठीक है क्योंकि सब क्वेश्चन बैंक के सवाल इसलिए सब डायरेक्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बेरवा जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ठीक है। ऑर्थोरॉम्बिक में कितना बेरवा जालक की संख्या था 4 गो ऑर्थोरॉम्बिक में बेरवा जालकों की संख्या होता है। और घनाकार क्रिस्टल में कितना होता था घनाकार क्रिस्टल में बेरवा जालकों की संख्या टोटल 3 गो होता है और ऑर्थोरॉम्बिक में 4 गो होता है और टोटल बेरवा जालकों की संख्या 14 है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है और क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है ठीक है। ये सब वो बातें हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है। और हेक्सागोनल की बात किया जाता है हेक्सागोनल जो होता है इसकी समन्वय संख्या 12 और परमाणु संख्या
6 होता है। चतुष्कोणीय तो होगा ना, इसके बारे में तो अभी बता देते हैं। घनाकार तो आपका एसीसी, बीसीसी और एफसीसी होता है, जो 3 प्रकार के होता है। बस इतना ध्यान रखो। ऑर्थोरोम्बिक यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सरल सेल की 200 समन्वय संख्या क्या होता है। मेरे पास ठीक है, एससी का मतलब साइंस, साइंस के पास कितने सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट है, इसीलिए समन्वय संख्या 6। एससी का मतलब साइंस होता है, साइंस के स्टूडेंट्स कितना होता है, एक होता है जो 6 सब्जेक्ट लिए रहता है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 1 है, समन्वय संख्या 6 है। ये मेरा ट्रिक है ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो ध्यान रखो, समन्वय संख्या सरल सेल में पूछा जा रहा है। सरल का मतलब सिंपल इकाई सेल, सिंपल सेल मतलब एससीसी, और एससीसी में जो होता है बताओ कितना हो जाएगा समन्वय संख्या, था 12 समन्वय, सॉरी समन्वय संख्या आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 1 होता है। याद रहेगा कि भूल जाइएगा। खाली जगह का प्रतिशत 48% और संकुलन क्षमता 52%, और सबसे ज्यादा जो खाली जगह होता है उस सरल इकाई सेल में ही होता है 48%, ठीक है। और सबसे जो काम जो प्रगुणता होता है, सबसे कम इसी का होता है 52%, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्धपरगामी में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाता है। तो अर्धपरगामी झिल्ली में जो प्रासरण क्रिया में निकल पाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु। अच्छा, अर्धपरिगामी झिल्ली पढ़ाए ना, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। अर्धपरिगामी झिल्ली, तो अर्धपरिगामी झिल्ली में जो होता है, क्या होता है कि ये इसमें जो मान लो ये बिलियन है, ठीक है, तो बिलियन में अर्धपरिगामी झिल्ली का काम ये होता है, ये मान लो अर्धपरिगामी झिल्ली लगा हुआ है, तो इसमें विलायक के कण इधर पार कर जाएगा, लेकिन विलेय के कण नहीं पार कर पाएगा इसको। अर्धपरिगामी झिल्ली जो देख रहा है ना, ये विलेय के कण पार नहीं होगा, मतलब कि चीनी आप लोग घोल रहे हैं, ठीक है, एक गिलास पानी लिए, ठीक है, उसमें चीनी घोल दिया, उसमें क्या घोल दिए आप लोग, घोल दिए चीनी और पानी, ठीक है। तो उसमें पानी की मात्रा इस अर्धपरिगामी झिल्ली को पार कर लेगा, लेकिन चीनी जो विलेय कण है इधर ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ विलायक के कण पार हो सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। नहीं याद है तब तक बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 3-4 बार रिवीजन, अरे यार एक बार 2 बार की बात तो छोड़ो, एकदम बड़े बार करवा चाहिए, क्या बोलो, टेस्ट इतना लिया हूं, इतना दिमाग खराब हो जाएगा गिनाते गिनाते, ठीक है। छोड़िए, इग्नोर कर दीजिए, कितना बार पढ़ाए आपको याद नहीं आया तब। आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब इसका समीकरण नीचे कमेंट करो कि राउल्ट के नियम का समीकरण क्या है, इसके एग्जांपल दो दे दो, ठीक है। चलो मैं दे देता हूँ, एन हेक्सेन, हेनेप्टेन, बेंजेन और ब्रोमोबेंजेन एक जाति का, इसलिए आदर्श विलयन का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 11th क्लास पर है, नहीं मौज कर रहे थे तो मौज करिए। पाई बराबर ए नॉट टी के फार्मूला से आया है, पाई बराबर ए नॉट टी के फार्मूला से निकला है। सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, यही वाला वो समीकरण है। पाई बराबर पाई बराबर ए नॉट टी, यही वाला फार्मूला से निकला ये वाला समीकरण और इसका मान, ठीक है। इसी से प्राप्त हुआ 22.4 लीटर सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, कितना, 1 मोल का आयतन, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, प्रासरण दाब की इकाई कितनी होती है, तो प्रासरण दाब की इकाई जो होती है एटीएम होता है, ठीक है। प्रासरण दाब की इकाई कितना होता है, एटीएम। प्रासरण दाब का क्या है, तो किसी विलयन के ऊपर अर्धपरिगामी में झिल्ली द्वारा लगाया गया न्यूनतम दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। बड़े तरह के तरीके से परिभाषा करवा चुका हूँ, फिगर भी दिखा चुका हूँ। नहीं याद रहता तो बड़े दुख होता है, इतना पढ़ाने के बावजूद भी नहीं याद रहता, आपका ध्यान किधर है, ठीक है। बहुत ज्यादा फालतू का मोबाइल चलाते होंगे, इसलिए कारण से आपको नहीं याद होगा, या तो फालतू का टाइम वेस्ट करते होंगे। प्रासरण दाब के कहीं क्या चीज होता है, एटीएम होता है, ध्यान रखो, ठीक है। एटीएम का मतलब ये मत समझना ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ना तो पिटाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है क्या कहलाते हैं, विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संप्रसार्य विलयन। क्या बोलते हैं, संप्रसार्य विलयन, यानी कि विलयन जिसमें क्या होता है, प्रासरण दाब समान होता है उसको हम लोग बोलते हैं संप्रसार्य विलयन, उस मेटिक प्रेशर, ठीक है ना, प्रसारण दाब कहां से हो जाएगा। संप्रसार्य विलयन क्या होता है, इसमें प्रासरण दाब बराबर हो, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर अगर इक्वल होगा उसमें, तो उस विलयन को बोलेंगे संप्रसार्य विलयन, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का काम क्या चीज होता है, तो विलयन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर लो, तो विलयन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर नहीं, ये प्रकृति आ गया, केवल कणों की संख्या पर, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, चल जाएगा काम। कि
विलियन का अनुसंख्यक गुणन पर निर्भर करता है, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला देख लो, मोलारिता प्रदर्शित करता है। तो मोलारिता क्या प्रदर्शित करता है? मोलारिता होता है, मोलारिता क्या प्रदर्शित करता है? मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर मोलारिता प्रदर्शित करता है। तो मोलारिता जो होता है, मोलारिता मोल प्रति केजी प्रदर्शित करता है, और इसको स्मॉल एम द्वारा लिखते हैं। क्या चाहिए? स्मॉल एम द्वारा। और इसका जो परिभाषा होता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता, मोललता यानी किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति केजी होता है, इसको स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। मोललता जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और मोलारिता आयतन पर। ठीक है, अंतर वगैरह थोड़ा ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। प्रासरण दाब का फॉर्मूला कैसी होता है भाई? तो पाई बराबर CRT या NRT। ठीक है, प्रासरण दाब बढ़ेगा तो उसका तापक्रम भी बढ़ेगा, समानुपाती ना है, इसलिए प्रासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ेगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। तो यहाँ से देख लीजिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम संबंधित है तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। यार कितना आसान, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए पहला नियम याद रखिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा का नियम है कि विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। बस इतना आसान आसान क्या बताऊं, क्या करवाऊं, समझ में ना रहा, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। दूसरा समीकरण क्या चीज बताता है? Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे A2 बराबर में क्या चीज होता है, याद है? Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे A2, और क्या आता है W1 बटे W2। तो यही ना प्यार बच्चों फैराडे का नियम, दूसरा का नियम यही तो है, बस कुछ इसमें है नहीं है। बस इस समीकरण देखेगा आपको नंबर आंख मूंद के दे देगा। अरे Z1 Z2 आगे पीछे हो सकता है, बराबर है ना साहब। तो बताओ फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है कि नहीं? विद्युत अपघट के समतुल्य भार, एक इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से नहीं संबंधित है, इक्विवेलेंट ई होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इक्वाइलेट ना लिखा हुआ, इक्वाइलेट ई का मतलब है। ठीक है, बहुत आसान से, इतना आसान आसान क्या पूछता है बिहार बोर्ड, नया नया क्वेश्चन, नया बुक निकाल दो। अगला क्वेश्चन, कौन द्वितीयक सेल है? आज पढ़ा ये भी क्वेश्चन। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, वैसा सेल जिसे हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार प्रयोगों के बाद भी निष्क्रिय ना हो, उसको हम लोग प्राथमिक द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल में इसको हम लोग कई बार इसको चार्ज कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का हो गया, तो मोबाइल हो गया तो मोबाइल की बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो ये सबको बार बार चार्ज कर सकते हैं। अब प्राथमिक सेल में एक बार प्रयोग कर देना तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पता क्या चीज होता है तो बता दूं आपके जानकारी के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो होता है अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक साथ होता है। तो द्वितीयक सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर याद कर लो, एकदम 100% एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है, कौन होता है? फ्लोरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। एकदम मुजबाने ओठों पर सच जाना चाहिए, इतना मेहनत होना चाहिए खामोशी से। अगला क्वेश्चन आ जाइए, फैराडे विद्युत अपघटन के नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो विद्युत अपघटन संबंधित तो दो नियम फैराडे भैया के तो देखा भैया, ठीक है। तो हाँ, तो फैराडे द्वारा कितना, एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम, यानी कि आवेश का बड़का मात्रक, हाँ लगभग में होता है। लेमार्क तो ये नियम दिया नहीं है, ओस्टबाल्ट तो कह नहीं सकता, अरेनियस और अरेनियस का समीकरण दिया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, फैराडे का पहले का नियम बता दे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े सब कंफ्यूज करता है। ठीक है, एम बराबर ZIT रहे, अरे कोई फर्क ना पड़ता, एम बराबर ZCT रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ZCT रहे या ZIT रहे, दोनों में से कोई दिख जाए तो हम लोग लगा देंगे। तो एम बराबर ZCT या ZIT, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा?
फैराडे का ये पहले का नियम है, ठीक है। दूसरा का नियम याद है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान दर समान समय तक प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा तुल्यांकीय भार के समानुपाती होता है, जिसे फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। राइट आंसर डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटने चालकता मापक है, ठीक है। विद्युत अपघटने चालकता किसका मापक है? तो विभव का मापक है, ठीक है। और सॉरी सॉरी, विभव का नाम मापक होता है, थोड़ा बुक में गलत दिया हुआ है। विद्युत अपघटने चालकता जो होता है प्रतिरोध का मापन करता है। विद्युत अपघटने चालकता प्रतिरोध का मापन करता है। कभी कभी सांद्रण में लगा सकते हो, क्योंकि सांद्रण को मापने के काम भी आता है, लेकिन प्रतिरोध ऑप्शन में ना रहेगा तभी वैसा काम करना है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेसिंग एजेंट? कौन है बताओ? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है फ्लोरीन है। फ्लोरीन देख लो, द्विपरमाण्विक समय दो अणु है, मतलब कि पता चला कि वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं ना, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो द्विपरमाण्विक होते हैं। द्विपरमाण्विक का मतलब है कि उसमें दो अणु होते हैं। दो अणु का मतलब है कि वो हेलोजन है। हेलोजन है का मतलब है सब कुछ है। ऑर्गेनिक में बड़े ज्यादा हाइड्रोजन का उपयोग है अभिक्रिया में। अगला देख लो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा ग्राम नहीं ग्राम प्रति कूलम होता है। मेरा नोट्स में थोड़ा ऐसे वैसे मिल जाए तो कोई दिक्कत ना है, याद रखना। गुलाम ग्राम प्रति कूलम या केजे प्रति कूलम मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राम प्रति कूलम ही हर जगह मिलेगा, इसीलिए राइट आंसर आपको सेफ और चेन्नई चैंपियन याद रखना है। आज पढ़ाए हो गैल्वेनिक सेल सुगर में, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है, क्या चीज? इतना आसान चीज कोई कौन ना बता रहा है तेरा, इतना आसान पढ़ाई का मन नहीं करता। एक आपको पता है कि विद्युत अपघटने सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, एकदम अंतर बहुत अच्छा से करवा चुके हैं। तो विद्युत अपघटने सेल में क्या चीज होता है? दूध करना होता है। सही में, अब तो बहुत बढ़िया बात है, दूध बेकर रहता है। विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल में दो बेकर होता है, विद्युत अपघटने में सेल में एक बेकर होता है। तब ना इधर में लवण से तो की आवश्यकता पड़ जाता है विद्युत रासायनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन विद्युत जो अपघटने से लगता है उसमें एक गो विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड रहता है, इसलिए उसमें लवण से तो की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और इसमें जो होता है गैल्वेनिक सेल में, टेंशन ना लो, पास नंबर करवा देंगे क्योंकि 5 नंबर में आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, 2023 में आया, 26 में आ सकता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में का मतलब है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। अच्छा ऐसा बात है, तब तो ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड ये नंबर ऑप्शन में 2020 में आया था। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो पता होगा। और क्या? अगला देख लो, तालुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ जाएगा। मोलर चालकता क्या है? तो क्या बताऊं मैं, बार बार एक परिभाषा क्यों बताऊं? मोलर चालकता क्या था? किसी बिलियन में एक मोल गोल दिया जाए, यदि विद्युत अपघट्य के किसी बिलियन में, यदि विद्युत अपघट्य किसी बिलियन में एक मोल गोल दिया जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यदि किसी बिलियन में एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण बिलियन की चालकता मोलर चालकता। तब बताओ, तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ जाएगा, तनुता बढ़ाएंगे तो तुल्यांकीय चालकता ही बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, चालकता लगाए तो बढ़ रहा है। हाँ यही तो आपको कहना चाहते हैं। अगर विशिष्ट चालकता पूछेगा तब कमेंट। तनुता बढ़ाना विशिष्ट चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सेल स्थिरांक क्या होता है बताओ? ये क्वेश्चन बताऊंगा उससे पहले मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इतना बार पढ़ाए आप लोगों को, क्या बताऊं, बेहोश हो जाऊंगा। सही में इतना आसान कौन पढ़ाता है? अरे किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, इस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, मतलब एल बटे ए हो जाएगा। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसका मात्रक के सेंटीमीटर बटे मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कहां से पूछेगा क्वेश्चन, देख लेंगे बिहार बोर्ड के हम। अगला देख लीजिए, हैक कर लेंगे पूरा क्वेश्चन में के विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। अरे बात को ध्यान रखो, गैल्वेनिक सेल पूछे, विद्युत रासायनिक सेल बोले, एक के सेल है, ठीक है। पानी वहां है, हम यहाँ है, तो कैसे पी ले? अगला देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण। जल में प्रक्षेपित वैसा होता है और दूध में केसिन होता है, हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आएगा।
और और चाय में जो होता है टैनिक अम्ल होता है। तो ध्यान दीजिए, दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण। पायस को इमाल्सन भी कहते हैं, इसलिए इमाल्सन शब्द भी याद रखना। सॉल्ट तो होगा नहीं, निलंबन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखो, दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का। और द्राव में प्रक्षेपित बसा होता है पायस, द्राव में प्रक्षेपित बसा होता है। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? बताओ रासायनिक अधिशोषण। मैं ये लिखा, ये बताओ कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण है कि ये कोई अधिशोषण नहीं है, ठीक है। ये चौक का यूज होगा तब ये अधिशोषण इसको बोलते हैं। फिर मान लो चौक का ये बोर्ड है, तो ये कौन सा अधिशोषण है बताओ तो? ये मिटा गया था, भौतिक अधिशोषण के दुर्बल से जुड़ा है। दीवार की पोताई, दीवार की पोताई किस अधिशोषण का काम है? तो रासायनिक अधिशोषण, क्योंकि वो प्रबल रूप से आपका चिपका हुआ, तो उसको मिटाएंगे तो मटरेगा नहीं, लेकिन खल्ले से लिखेंगे तो मटर जाएगा, क्योंकि वो भौतिक अधिशोषण कमजोर वांडरवाल से है। तो ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यार बच्चों, इतना बढ़िया से कोई नहीं समझाएगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि दोनों तरह से अभिक्रिया नहीं होगा। अगर मान लो दीवार की पुताई आप लोग कर दिए, तो क्या दीवार की पुताई हो गया? क्या दीवार से अब पुताई हट सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रबल रूप से चिपक गया। अब आप क्या किए? पेंट कर दे दीवार के, तब पेंट कर दे दीवार के आप, तो दीवार से पेंट को हटा सकते हैं? नहीं। यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है कौन? रासायनिक अधिशोषण। लेकिन भौतिक अधिशोषण चौक से लिख दिए, फिर मिटाएंगे तब मिटार जाएगा, यानी कि पहले स्थिति में आ गया। इसीलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो दोनों तरफ से होती है, ठीक है। ये भौतिक अधिशोषण के लिए ना होता है, ये रासायनिक अधिशोषण की बात किया जा रहा है, इसीलिए बात होगा अनुत्क्रमणीय। इतना बढ़िया से कोई समझाया नहीं, हम आपको समझा दिए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ललका दबा के मन हल्का भी कीजिए। अगला देख लीजिए, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता था? टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा? सॉल में पाया जाता है। किसमें? सॉल में। टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? तो चीनी के विलयन और नमक के विलयन में कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको परिभाषा में लिखवा चुका हूँ, कोलाइडल विलयन, निलंबन और वास्तविक विलयन में अंतर आज तक 5 नंबर में नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कि पूछ दो बिहार बोर्ड, अधिकत है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो सॉल में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक अधिशोषण में किए गो परत है? बताओ, दीवार की पुताई है तो उसमें के परत है? तो एगो परत है, क्योंकि प्रबल है इसलिए एक परतीय। और भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, तो याद रखो। रासायनिक अधिशोषण से कितना उष्मा निकलता है? एनसीईआरटी का याद करो, ठीक है। दूसरा बुक को फॉलो करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। रासायनिक अधिशोषण में जो होता है 40 से 400 ऊर्जा मुक्त होता है। 40 से 400 केजे प्रति मोल, 40 से लेके 400 केजे, ठीक है, केजे प्रति मोल। और भौतिक में कितना होता है? 20 से 40 केजे प्रति मोल होता है। एकदम होला लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सब कौन पढ़ता है? याद रखो ये नंबर। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, तो एंजाइम किसका उदाहरण है? बताओ, एंजाइम प्रोटीन का है। कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको बताना है। अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठ पर होती है। बताओ अधिशोषण क्या? किसी को याद है अधिशोषण की परिभाषा? अधिशोषण की परिभाषा याद है? नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा? अब शोषण का ला ये भी ना पता था, पढ़ रहा है काला, काला पढ़ रहा है, पता नहीं है तब पढ़ाया हुआ चीज है। अब शोषण अधिशोषण, ये भगवान कितना दिमाग सर दर्द हो जाता है। इतना आसान तरीके से पढ़ा रखे, ठीक है। और अधिशोषण अब शोषण पाते नहीं क्या चीज है। मेहनत कर लो थोड़ा आज। अगला देख लो, टिंडल प्रभाव नहीं पास होता है। किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पास होता है? तो अभी बोला था चीनी का विलयन हो या तो आपका नमक का विलयन हो, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पास होता है। क्यों नहीं पास जाता है? क्योंकि हम लोग उसको साफ साफ देख लेते हैं, साफ साफ आर पार दिख सकता है, पारदर्शी होता है। इस कारण से इसमें टिंडल प्रभाव क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। रासायनिक अधिशोषण में बताओ तुम लोग कि कितना ऊर्जा निकलता है? रासायनिक अधिशोषण में 4 से लेकर के 400 ऊर्जा निकलता है, और भौतिक अधिशोषण में 20 से लेके 40 ऊर्जा निकलता है, ठीक है। चलिए एकदम फटाफट लगाते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगा, आप लोग मेहनत करते रहिए। भौतिक पूछेगा तो 20 से लेके 40 के प्रति मोल। अगला क्वेश्चन देख 42 नंबर, टिंडल प्रभाव
प्रदर्शित होता है। तो कोलाइडे विलयन के द्वारा, कोलाइडे विलयन में टिंडर को पाए जाने का कारण है कि कोलाइडे कणों का जो थोड़ा आकार होता है बड़ा बड़ा होता है, इस कारण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडे कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडे कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक, या 1 से लेकर के 1000 nm भी होता है, ठीक है। तो ये वाला भी चलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, ये कि तो कितना बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ट्रिक इसके लिए मैंने आप लोगों को दिया था, ट्रिक याद है? स्टार्च के लिए क्या ट्रिक था, ठीक है, याद है? ट्रिक दिए थे, आप लोग याद रखना, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का प्रयोग होता था? डायस्टेज का यूज होता है। डायस्टेज को एक और नाम क्या कहते हैं? डायस्टेज का एक और नाम क्या था ना, मैं भूल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायस्टेज का प्रयोग होता है स्टार्च के लिए, लेकिन सुक्रोज के लिए, जल अपघटन के लिए हम लोग इन्वर्टेज का यूज करते हैं। और सुक्रोज के लिए ट्रिक था, छोड़ो ट्रिक क्या बता दूं, बस लिख देता हूँ, ठीक है। ये था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इससे बनता है किसके अपघटन से? किसके अपघटन से बताओ? सुक्रोज के, चीनी के जल अपघटन से। लेकिन स्टार्च के जल अपघटन में इन डाइस्टोज का उपयोग करते हैं, और डाइस्टोज के मतलब के स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। क्या मिलता है? जीएम मिलता है। इसके जल अपघटन से जीएम मिलता है, ग्लूकोज और माल्टोज, और सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। बस इतना ध्यान रखो, इतना बिना ध्यान रखोगे तो काम तमाम है आपका। मेहनत कर लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान 0.693 बट्टा में क्यों होता है? कितना आसान क्वेश्चन है बताइए तो। सब पढ़ाने की चीज है, बताइए। सब क्वेश्चन बैंक में खुद याद कर सकते हैं चैप्टर वाइज, पर जैसे चैप्टर कहीं पढ़े होंगे तो रिविजन किए होंगे ना चैप्टर वाइज, उसी प्रकार से तो है सर। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, कहा जा रहा है कि रासायनिक अनुसंधान वेग को प्रभावित कौन करता है? तो ताप, दाब, सांदन सभी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताप, दाब, सांदन सभी हो जाएगा, जो प्रभावित करता है, ठीक है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या चीज होती है? तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या चीज होती है? तो निश्चित होती है। देखिए स्मार्ट बोर्ड है ना, इधर उधर हो रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए दिख रहा है आपको, जानने मन करे उनने ले जा सकता है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, उधर तक चली गया। तो अब इतना बड़ा है। देखिए यहाँ पर कहा जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कैसी होती है? तो निश्चित होती है। कैसी होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर लगा दे ऑप्शन नंबर ए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या चीज होती है? तो निश्चित होती है, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहाँ से रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कैसी होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? कितना करवा चुका हूँ मात्रक निकालने के लिए, देख लो। आप लोग देख लो सेकंड इनवर्स, हम निकालना सीख रहे हैं, हम ना सीख रहे हैं इसीलिए। देखो यहाँ पर एन का मान रखना है, जैसे प्रथम कोटि है तो एन का मान 1 रखेंगे, शून्य कोटि है तो 0 रखेंगे। अब बाकी जोड़ घटा गुना भागा तो करने अबे करेगा, इनवर्स इसम ना करे आवेगा। तो यहाँ पर एक रखेंगे तो एक में से एक जाएगा तो 0, यानी कि इसका काम स्वाहा। तो बचा क्या चीज? सेकंड इनवर्स, इसलिए मात्रक हो जाएगा। अच्छा शून्य कोटि का पूछा तब तो हमको निकालना पड़ेगा, देख ले सीख ले, आ जाओ देख लो। मोल प्रति लेटर होता है मात्रक, ठीक है। 1 - n हो जाएगा सेकंड इनवर्स। मैंने सेकंड इनवर्स बोला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, लेकिन शून्य कोटि है तो ध्यान दो कैसे निकलेगा। मोल प्रति लेटर की घात में क्या करेंगे? 1 - 0, एक में से 0 जाएगा तो एक है ना बचेगा, इंटू में सेकंड इनवर्स। मोल तो मोल प्लस में रह जाएगा, एक में से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा। लेटर ऊपर आएगा तो लेटर इनवर्स बन जाएगा, इंटू में सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मिला लो, मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स करने मिला, मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट आंसर देना, मैं निकाल दिया, देख लो समझ लो। अगला देख लो 48 नंबर क्वेश्चन 49। अगर सारणी में ग्रुप 1 का तत्व क्या? 11th पढ़े हो तो क्या करते थे 11th में? क्या करते थे? क्या करते थे? मौस करते थे। फर्स्ट इज रेस्ट ईयर, सेकंड इज बेस्ट ईयर। तो सोडियम किस ग्रुप का सदस्य है? हलीना का रब से फरियाद, ठीक है। पहला ग्रुप है ना, है इस ब्लॉक का, हलीना का रब से फरियाद, रब से फरियाद, ठीक है। यही है ट्रिक। तो हलीना हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, हलीना का, अच्छा हलीना, अच्छा ना छूट गया ना, हलीना, हलीना का रब से फरियाद। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आया ना,
तो सोडियम ग्रुप 1 का तत्व हो गया। और आपको ये ना पता होगा कि ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। लीजिए हो गया, वाट लग गया। तो ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। और ग्रुप 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है पता है किसी को? NH1 होता है। क्या होता है? NH1 होता है। और ग्रुप के 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ये सब थोड़ा ध्यान रखने की चीजें हैं। क्लास कीजिएगा ना तो हम आपको सजा देंगे अच्छा से, ठीक है? तो याद रखिए ए नंबर। अगला देख लीजिए, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। क्लास करने से नहीं होता, ये बात भी लिख लो, ठीक है? क्लास करने से कुछ नहीं होगा, नहीं याद है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? स्टार मार के बताओ कॉपर पाइराइट के फार्मूला कौन है। ये वाला क्वेश्चन बताने की चीज है। इतना बार VBI करवा चुका हूँ और 100% में गेस कर चुका हूँ। एल्युमिनियम वाला 100% आवेगा 2026 में 5 नंबर में। गेस कर दिया हूँ, देखते हैं हम भी आता है कि नहीं, कि सेंटापे तक जाके सीमित हो जाता है, ठीक है? कॉपर पाइराइट का फार्मूला बता दे, किसका फार्मूला, किसका है इसके पहले बता दो। तो कॉपर के, तो कॉपर पाइराइट मिला लो, CuFeS2, क्या चाहिए? CuFeS2, तो राइट आंसर बे नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एल्युमिनियम अयस्क है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? छोड़ो ये क्वेश्चन का, चीज हम बताएंगे। स्वार्थिक पायदान तो धातु है एल्युमिनियम पृथ्वी पर। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है। हिमाटाइट लोहा का अयस्क है। और डोलामाइट मैग्नीशियम कहा है। तो इनमें से कोई तो होगा नहीं, आप लोग खुद चयन कर लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है? खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। खनिज जिससे धातु का निष्कासन होगा अयस्क होगा। खनिज है जिससे धातु से निष्कर्षण, खनिज धातु का निष्कर्षण है। पृथ्वी से निकला तो खनिज निकला, खनन से प्राप्त हुआ खनिज निकला, उससे धातु का निष्कर्षण हुआ अयस्क हुआ। और अयस्क में जो अशुद्ध है उसको दूर किया, उसको गैंग कहा। और गैंग को दूर करने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिला है फ्लक्स कहा। गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को धातुमल कहा। इस तरह से चैन बनाया जाता है, यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क कहलाता है। और अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को गैंग कहते हैं। और स्लैग आपको पता है कि धातुमल, ये तो होगा नहीं, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो सका? ए हो सका। अगला क्वेश्चन देख प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार किसका अयस्क है? HGS पारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम हौला क्वेश्चन था, ठीक है? एजीएस कौन सा अयस्क कहते हैं? सल्फाइड अयस्क, जिसके लास्ट में एस लगा वो सल्फाइड अयस्क। बताओ स्पेल्टर क्या चाहिए? एक अशुद्ध जिंक है। क्या चाहिए? इम्प्योर जिंक। स्पेल्टर, स्पेल्टर जो है क्या चाहिए? एक अशुद्ध जिंक है, ठीक है? ध्यान रहेगा, स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर भाई। अगला देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? इनमें NH, इनमें से किसे कहा जाता है? तो कास्टिक सोडा को कहा जाता है, ठीक है? कास्टिक सोडा को कहा जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है? ध्यान रहना चाहिए, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व को हम लोग बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन का उत्पादन किससे होता है? तो लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से। और आयोडीन वाला क्वेश्चन 100% में गेस कर चुका हूँ 2026 के लिए। ये ना कि सेंटर में आके यहीं पर टपक जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोडीन का क्वेश्चन जो है, आयोडीन का समुद्री घास से उत्पादन 100% में गेस कर चुका हूँ। अब ना आवे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हर साल पढ़ाते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन लड़ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है? बायोलॉजी भी लड़ ही जाता है। तो समझिए, आप मेहनत करते हैं तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं मेहनत करते हैं तो एगो भी ना बनेगा, हिल भी ना करेगा क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन बनाने के बाद छोड़ दो, नहीं मेहनत करते हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, हर दिन क्वेश्चन देखना पड़ता है। मेहनती लोग तो पूरा क्लियर किए हुए एक ही दिन में 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन बना लेता है। तो बताओ, तो यहाँ पर आयोडीन सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन सी। सिल्वर युक्त अयस्क कौन है? तो गैलेना जो है सिल्वर युक्त अयस्क है, गैलेना HGS। डोलामाइट नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सल्फर डाइऑक्साइड के फार्मूला कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे तो क्या बनेगा? बता के बताओ तो क्या बनेगा? H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। लेकिन इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे H2O से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ए ज्यादा ज्ञान देते तो कोई दिक्कत है? आज तक कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब है ना कि सबको ज्यादा दिमाग फटने लगता है, ज्यादा दे देते हैं तो। इसकी अभिक्रिया होगा तो H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है?
H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ओलियम में SO3 के साथ रहता है, मतलब कि इसके अभिक्रिया फिर इससे होगा तो ओलियम बन जाएगा H2O7, ठीक है, ये ओलियम बन जाएगा। इतना सारा ज्ञान लेके क्या करेंगे। अगला देख लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज होता है, धातु होता है। डायरेक्ट भी आप लोग सीखोगे नॉर्मल क्लास में कैसे धातु है। बस ये जोड़ा हम पूछा गया तो याद होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अधातु। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे वो तो पता है आप लोग को, तैयार किससे होता है, उष्टबाल विधि। याद है कि नहीं, उष्टबाल विधि द्वारा अमोनिया ये नाइट्रिक अम्ल का उत्पन्न नहीं याद है, समझिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला लगेगा जाके तो पता है कैसे हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या चाहिए होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। अब नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, HNO2। देखो पढ़ा देता हूँ तो क्लियर रखो, नहीं पढ़ाते वो अलग बात है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला 3 हो गया। अमोनिया का होगा तो अमोनिया तो होगा नहीं, अमोनिया को किस विधि से तैयार करते हैं, बोलो तो नहीं पता है ना, या इसीलिए तो बोलते हैं पीटते हैं, फाइबर विधि द्वारा। अरे तुमको पहले से तो हम बता दिए। अब बताओ इसमें अमोनिया का संकरण क्या होता है, पता है किसी को, ना पता नहीं है, 11th में ना पढ़े थे, पता नहीं था, चलो ना पढ़ो दू तो। इसका संकरण हो जाएगा sp3, कितना हो जाएगा sp3, बस हो गया, कोई दिक्कत है। नाइट्रिक हम बता देते, चलिए कहा अमोनिया में, लो काहे चल गया अमोनिया में, हमको यहीं तक खत्म कर देना चाहिए था, ऑप्शन ए। अगला देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, एक क्षार है, कैसे है, क्षार है। हम लोग तो H2SO4 होता है, लवण तो होगा नहीं, डी तो कोई कल्पना भी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देख 62 नंबर का आंसर है, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, ओलियम को किस विधि से तैयार किया था, बताओ ओलियम को किस विधि से तैयार किया था भैया, संपर्क विधि से, अच्छा कंटेक्ट विधि से, कांटेक्ट विधि, हाँ। तो बताओ सल्फ्यूरस अम्ल तो होगा नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल तो होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा ओलियम H2H2O7। सल्फर पेरोक्साइड की फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो बस एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, H2H2O8 हो गया सल्फर पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन देख 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन होता है, तो ऑक्सीजन और ओजोन दोनों अपरूप होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 और ओजोन का फार्मूला O3, ये क्या चीज है, अपरूप है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, तो सल्फाइड गैस का समाधान किया जाता है, फेनोत्प्लवन विधि, फेनोत्प्लवन विधि याद है क्या चीज है, नहीं याद है तब तो पिटा होगा, सिर्फ दो को सिवा छुड़ा के और किसी को याद नहीं है। सल्फाइड एस्को का समाधान किया जाता था फेनोत्प्लवन विधि से, और ये फेनोत्प्लवन विधि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। और सल्फाइड एस्को उसको होता है जिसके लास्ट में एस होता है, जिससे ZNS हो गया, PBS हो गया, HGS हो गया, जिसके लास्ट में एस है सल्फाइड एस के सब है, ठीक है। तो सल्फाइड एस्को का समाधान किस विधि से, तो फेनोत्प्लवन विधि से। छठा चैप्टर बहुत मजा आया था पढ़ाने में। अगला देख लीजिए, अब रासायनिक ग्रुप वन के तत्वों को क्या कहा जाता है, तब रासायनिक ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय तत्व, ग्रुप दो के तत्वों को क्षारीय भूमिज तत्व, और अक्रिय गैस वर्ग 18 को कहते हैं, निष्क्रिय गैस वर्ग 18 को कहते हैं, शून्य वर्ग का समूह वर्ग 18 को कहते हैं, और हीलियम परिवार भी कहते हैं, और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, वर्ग और वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np6 होता है, और क्या बताएं, इतने ध्यान रखो। अगला ध्यान दे दीजिए, अगला कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम किसमें पास जाता था, क्लोरोफिल में एक, बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, हर बार आया है। अगला देख लीजिए, ये देखो आयरन का क्या चीज होता है, तो हेमाटाइट होता है, महत्वपूर्ण है पूछा जा रहा है इसलिए हेमाटाइट होगा ऑप्शन बी। सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला वो आपका सोना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्षारीय धातु का मेरे देखो, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और क्षारीय धातु ग्रुप वन के तत्व कहते हैं, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, और क्षारीय मृदा धातु ग्रुप वन ग्रुप दो के तत्व को कहते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख 69 नंबर का आंसर है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है, तो उसके लिए 5 गो जल के अणु होता है, लेकिन हरा तोता में 7 गो जल का अणु होता है। ACSO4 जो है ये प्यार बच्चों, इसमें 7 गो जल का अणु होता है, और ये जो होता है नीला तोता का सूत्र है, किसका है, नीला तोता, सॉरी हरा तोता ना, हरा तोता का सूत्र है, ये हरा तोता का सूत्र है, और ये जो है नीला तोता का सूत्र है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर सल्फेट कोई नहीं, हो गया। तो चलिए अगला देख लीजिए, एकदम मेहनत तरीके से आइए, एकदम धुआं धुआं करके जाइए एग्जाम में। अगला देख लीजिए, जिंक ब्लेड को संयोजन किया जाए, अरे जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, ZNS है, किसका यस कहते हैं, जिंक का यस का ZNS है, तो जिंक ब्लेड में एस ना लगा हुआ, तो इसलिए ये सल्फाइड फेनोत्प्लवन विधि से तैयार किया जाए, मतलब फेनोत्प्लवन सल्फाइड एस्को के लिए फेनोत्प्लवन विधि
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मजा आ गया। तो बताओ प्यार बच्चों, कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करने में क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है तो बोलो, फटाफट वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर बच्चों ये नंबर आपको नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जरूर जाना है। कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट कमेंट करके तुम बताओ वीडियो कैसा लगा है। जैसा लगे कमेंट कर दो। ठीक है, खराब तो खराब, डिसलाइक तो डिसलाइक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसलाइक को मारिए ना, बस मेहनत से पढ़िए, जितना पढ़ाते हैं क्लियर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमको फर्क थोड़ी पड़ेगा। बस फर्क पड़ेगा कि जो मेहनत की उस मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। और मेरा भी मेहनत का फल मिलना चाहिए, जितना मेहनत की उतना आपका होना चाहिए तैयारी। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।